नसीम खान जी, कांग्रेस इस बात पर आत्मचिंतन क्यों नहीं करती, चुनाव दर चुनाव नतीजे आ रहे हैं गड़बड़, कि अगर उसने कहीं सफलता पाई भी तो किसी मजबूत क्षेत्रीय दल के कंधे पर बैठ के पाई। उत्तर प्रदेश में आप अखिलेश यादव के कंधे पर थे, जम्मू कश्मीर में आप अब्दुल्ला परिवार के कंधे पर सवार थे, अपने आप आपने कहीं सफलता नहीं पाई। कर्नाटक छोड़ दें तो ये संकट है आपके साथ। आप ये क्यों नहीं समीक्षा करती है कांग्रेस, या कब करेगी कि आप अपने सहयोगियों के साथ शक्ति और सामर्थ्य बांटना क्यों नहीं चाहते? जहां भी आपको जरा सा सपना भी आ जाता कि यहां हमारा कुछ अच्छा हो सकता है, वहां आप दरवाजा बंद कर लेते हो। बोले सपा खटखटाए चाहे ममता खटखटाए, खोलना नहीं। क्या ना गुड्डू बंद करते सांकल लगा, बोले नहीं अखिलेश यादव खटखटा दो, खोलना नहीं। क्या बोले चुनाव बाद खोलेंगे, बोले और चार खरी खोटी सुना दो छत पे जाके। ऐसा क्यों करते नसीम भाई, जब पता है कि लौट के दुख होगा तो इन्हीं लोगों के पास आना है। जी देखिए, ऐसा 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 बिल्कुल भी नहीं है। हमने हिमाचल में भी जीत हासिल की है, कर्नाटक का आपने कह ही दिया। जहां तक बात है, गठबंधन होता इसलिए है कि एक दूसरे की ताकत के साथ खड़ा होकर के जो सामने हमारा प्रतिद्वंदी उसको हराया जा सके। अखिलेश यादव जी ने जहां हमारी ताकत का, हमने अखिलेश यादव जी की ताकत का इस्तेमाल किया, वहीं अखिलेश यादव जी ने भी हमारी ताकत का इस्तेमाल किया। गठबंधन इसीलिए बनता है। जहां तक हार जीत आरोप लगने की बात है, आज आरोप लग रहे हैं हमारे खिलाफ, सवाल उठाए जा रहे हैं, हमें हमें टोका जा रहा है, हमें हमारे ऊपर जो है हमारी नीति और रणनीति के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। और ये जब हार मिलती है और कहीं हम परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आते हैं, तब जाकर के घर के अंदर भी और घर के बाहर भी सहयोगियों के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने का काम करती है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आपने इतना गुणगान गाया था, मोदी जी का इतना सब 370 हटाना और पत्थरबाजी खत्म करना और कश्मीरी पंडितों को विस्थापित करना, कश्मीरी पंडितों की बात करना, और आपने एक आधा कश्मीर के लिए हमने आजाद भारत के बाद वो किया जो किसी ने नहीं किया। लेकिन रिजल्ट आपके अनुकूल नहीं आया। रिजल्ट कहां आया? जिनको आपने अलगाववादी कहा, जिनको ऊपर आपने आरोप लगाए, पत्थरबाजी के आरोप लगाए, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, फारूक अब्दुल्ला परिवार की बात कर रहा हूं, जिनको आपने नजरबंद रखा, वही आखिर वहां की पसंद बने। कहीं ना कहीं ऑल ओवर सरकार पूरा बहुमत के साथ बनाने का काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की, चलिए हम कमजोर हैं वहां पे, हमें सीट नहीं आई दाई तक, आपने कहा, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की जो छवि ये बताते हैं कि पूरे कश्मीर को लेकर के उनकी स्थिति स्पष्ट है। कहीं ना कहीं कश्मीर में उनकी नीति फेल हुई है। हरियाणा के अंदर भी देखिए, रिजल्ट दो तरीके से आए। क्या होता था, जब बैलेट से भी वोट पड़ती थी तो पोस्टल बैलेट जो होता था वो तय करता था। जैसे ही पोस्टल बैलेट खुलना चालू होता था, जब बैलेट से वोट होता था, ईवीएम नहीं थी, तो पोस्टल बैलेट जिस ओर रुख करते थे लोग, गांव देहात में ये बोलते थे, मैंने भी काउंटिंग कराई है, गांव देहात में बोलते थे कि पढ़ा लिखा व्यक्ति हमें वोट दे रहा है, हमारी पार्टी को वोट दे रहा है, इसका मतलब ये जो डिब्बों के अंदर वोट है वो भी हमें मिलेगा। देखिए, पिछले कुछ चुनाव से हम देख रहे हैं, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति इस देश का नौकरी पे है, भारत सरकार में है, राज्य सरकार में है, जब उसकी काउंटिंग होती है तो हम गठबंधन को, नसीम भाई अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, 2/3 बहुमत की तरफ जाते हैं, अभी रुकना होगा, 1 घंटे के अंदर नीचे आ जाते हैं, अभी रुकना होगा, चिंता हमारे सामने, ठीक है, अभी रुकना होगा। कांग्रेस सहज रूप से इतनी खतरनाक बातें कही जाती है जो बाद में अजगर की तरह उसके गले में पड़ जाती है, उसकी गर्दन की कॉर्ड टूट जाती है। ये कैसा वक्तव्य है कि पढ़े लिखे लोग वोट दे रहे, फिर ये अनपढ़ नहीं दिए हमको वोट? ये वक्तव्य आप देंगे? भारत में वोट देने के लिए कोई डिग्री अनिवार्य की है क्या? मैंने चुनाव लड़ने के लिए कोई पढ़ाई अनिवार्य की है क्या? गजब बात कर रहे हो भाई, आप अपनी बात को मेरे अंदर क्यों डाल रहे हैं? अरे भाई, 4 लोग, नहीं नसीम अभी रुकना होगा, जो 4 लोग नौकरी करते हैं वही सबसे ज्यादा काबिल है, ये कैसे मान लेंगे? जो खेती कर रहा वो काबिल नहीं है, जो स्कूल नहीं गया वो काबिल नहीं है। नौकरी करने वाला होता है, परिवार का मुखिया नौकरी करने वाला होता है। गजब बात है, ऐसा कुछ नहीं। परिवार का मुखिया नौकरी करने कांग्रेस, ठीक है नसीम बाबू रुक जाइए, कांग्रेस ऐसे ही राष्ट्रीय वक्तव्य देती है और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय फजीयत हो जाती है। इस वक्तव्य को कौन स्वीकार करेगा? भारत में अब्दुल कलाम
साहब का वोट भी उतना ही बड़ा था जितना ननकू रिक्शे वाले का। यही लोकतंत्र है हमारा। पढ़े लिखे लोगों से सरकार बन जाएगी? जो पढ़े लिखे नहीं, नौकरी नहीं कर रहे सरकार में, उनको बाहर कर दें। ऐसा लोकतंत्र हमें मंजूर नहीं। जिसके पांव मिट्टी से सने हैं उसका भी वोट उतना ही पवित्र है। नसीर भाई, जम्मू कश्मीर की बात कही, अशोक जी आ रहे हैं पास, ओपी जी, लेकिन एक बात कहना बहुत जरूरी है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर का प्रश्न उठा दिया, मैं उठाना नहीं चाहता था, मैं उत्तर प्रदेश पर रहना चाहता था। 2-3 तथ्य समझ लीजिए। जम्मू कश्मीर में 60 सीटें मुस्लिम बहुल हैं, 30 सीटें हिंदू बहुल हैं। मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूं। जो 30 हिंदू बहुल सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 26 सीटें जीती, कांग्रेस ने 2 जीती। यानी जम्मू कश्मीर रियासत का जो हिंदू है उसने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया और मुस्लिम को दिया। मुस्लिम ने अब्दुल्ला परिवार के साथ खड़े होने का फैसला किया। इसलिए कांग्रेस वहां कोई क्लेम नहीं कर सकती और ये क्लेम भाजपा भी नहीं करेगी कि कभी कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल जाएगा। ऐसा दिवस स्वप्न तो कोई नहीं देखता। और तीसरी बात कश्मीर की आई तो ये भी जाने, कश्मीर का चुनाव इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अत्यंत विशिष्ट है। 30 लोग, अशोक जी ये सबके लिए है, 30 लोग ऐसे थे जो आतंकवादी अलगाववादी रहे थे, ठीक, वो चुनाव लड़े। अफजल गुरु का भाई भी था। 300 हार गए जम्मू कश्मीर में। ये है 370 हटने का असर। कौन जीता छोड़िए, 30 आतंकी, पूर्व आतंकी चुनाव हार गए, ये जम्मू कश्मीर में हुआ। ये 370 हटने का असर है। नसीर भाई इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, अपनी पार्टी में भी इस पर चर्चा करिएगा। एक भी पूर्व आतंकी नहीं जीता, अफजल गुरु का भाई भी नहीं जीता। किसान आंदोलन के बड़े नेता थे जो कहते थे देश भर में उनकी बात चलती है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी। 1500 वोट नहीं मिली हरियाणा में उनको, 1500, जो अपनी इच्छा से सरकार चलाना चाहते थे, उनको 1500 लोगों ने वोट नहीं दिया। इस बातों को ध्यान रखना होगा। खैर अशोक जी, भाई कांग्रेस जहां खुद मजबूत होती है वहां उसका रिकॉर्ड है, उसने कभी अपने साथ किसी दल को, मतलब ये होता है ना कि ठीक है हम खड़े रह लेंगे बस में, डंडे पकड़ के खड़े रह लेंगे, सीट पे आप ही बैठो, वरना तुम बस से उतरो, बस में भी नहीं रहोगे क्या। और जहां वो कमजोर होती है वहां वो बहुत सर्वसमावेशी हो जाती है कि नहीं 10 सीट पे हम लड़ेंगे, 10 पे अखिलेश जी लड़ेंगे और सब मिलके चलेंगे, बिल्कुल एक दिल और 2 जिस्म टाइप का मामला हो जाता है। नहीं देखिए, मैंने शुरू में ही कह दिया था कि वक्त लड़ाई झगड़े का नहीं बल्कि इंट्रोस्पेक्शन का, ये वक्त आत्ममंथन का है कि क्या कमियां रही। तो कांग्रेस पार्टी को जाहिर सी बात है, जो आपने कहा उस बात को लेकर के उनको आत्मचिंतन की जरूरत है। क्योंकि देखिए ये ऐसा दौर आज के दौर में है कि कभी कभी हम लोग जब पढ़ते थे तो कहा जाता था कि वार स्ट्रेटेजी अपने दुश्मनों से भी सीखना चाहिए। तो बीजेपी का अगर देखा जाए तो जो ऐसे ऐसे दल हैं, जैसे यूपी का देखिए अनुप्रिया पटेल, उनके पास कितने सांसद हैं, लेकिन उनको कैबिनेट में जगह दी हुई है। उसको पता है कि इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमें, बीजेपी हमारी राइवलरी पार्टी है, लेकिन फिर भी हमको अगर कहीं से कुछ शिक्षा मिल रही तो हमको लेने में कोई हर्ज नहीं। तो अगर कांग्रेस पार्टी को ये आत्ममंथन करके अगर कुछ अच्छा रिजल्ट आ सकता है तो हम लोग चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी उसको आत्मचिंतन करे और हमारे हैंड से एज ए उस परिवार के एक छोटा सा सदस्य हम लोग भी हैं इंडिया गठबंधन के, और हमारे हैंड से जो भी चीजें हो सकती हैं हम लोग तो राष्ट्रीय जी ने इसके पहले जो आपने ओपी सिंह जी ने कहा कि बसपा का उन्होंने एग्जाम्पल की, मतलब कि जिसके साथ एक बार जाते हैं गठबंधन टूट जाता है, लेकिन उस दौर में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देखा होगा आपने, बसपा को 0 से 10 पे पहुंचाया और हम 5 के 5 रह गए, आपको याद होगा।
तो हम लोग जब गठबंधन करते हैं तो खुले दिल से करते हैं कि ठीक है, हम 4 कदम पीछे चले जाएंगे, लेकिन हमारा गठबंधन फ्लोरिश करना चाहिए, हमारा गठबंधन आगे जाना चाहिए। तो इस नियत से और इस चिंतन से अगर गठबंधन होता है तो वो आगे जाता है अमिताभ जी। तो इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने कहा उस बात को मैं समर्थन करता हूं कि हमें अपने सहयोगी दलों को, सबको, चाहे हम यूपी में, हमारा दायित्व है कि हम अपने अंदर आत्ममंथन करें। अगर हमारा परफॉर्मेंस पुअर होता है तो कांग्रेस को अपने स्टेट में परफॉर्मेंस पुअर होने पे उसको आत्ममंथन की जरूरत है। तो हर दल को आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने की जरूरत है। एरोगेंस एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी गठबंधन के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, जैसे हरियाणा में हुड्डा जी का अगर व्यक्तिगत कहा जाए तो बल्कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जो हम लोग अपने स्तर से देखे कि हुड्डा एंड फैमिली वो मेन कल्प्रिट हरियाणा को हराने में है। जिस तरह से कमलनाथ जी मध्य प्रदेश हरवा दिए कांग्रेस को, उसी तरह हुड्डा जी एंड उनकी फैमिली हरियाणा को हरवा दिया। उसका दुख पूरे इंडिया गठबंधन को है। तो अब क्या कहा जाए, इसको कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह के जो ऐसे छत्रप हैं, जो अगर शीर्ष नेतृत्व के काबू में नहीं आ रहे हैं, अपना मनमानी तलवार भांज रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं, उनके ऊपर तो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए और ऐसे लोगों को काबू में करने के लिए उनके इंटरनल जो पॉलिसीज है उस पर कुछ न कुछ विचार करना चाहिए जनता को। ठीक, बड़ी मांग है। मैं नसीम भाई के पास जब आऊँगा तो उनसे कहूँगा इस पर चर्चा जरूर करें। रुक जाइए, मैं ओपी सिंह के पास, अरविंद जाएंगे अभी। ओपी सिंह जी, क्या स्थिति लग रही है? अब हरियाणा निपट गया, महाराष्ट्र के साथ ही उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन भी हो रहा होगा। जब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो रहा होगा उसी समय उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन भी हो रहा होगा। अमिताभ जी, हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी पूरी तैयारी है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव। जी, नहीं जीतेगा, वहां लोकतंत्र जीतेगा। लेकिन इसी बीच में कुछ सवाल आए हैं सपा और कांग्रेस की तरफ से। आपने कांग्रेस को सुझाव दिया था कि आप लोग जो लगातार हारते चले आ रहे हैं तो आत्ममंथन करना चाहिए। तो आत्ममंथन जो है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि क्यों नहीं जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी इतने लोकप्रिय थे तो वहां सरकार क्यों नहीं बना लिया। इनका यही आत्ममंथन है। नरेंद्र मोदी जी कहाँ है, कैसे है, किन परिस्थितियों में है, कहाँ उनकी सरकार बनी नहीं है। दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के आपका आत्ममंथन ये है कि कांग्रेस को कमजोर बताना, और जब आप सवाल उठे एक मिनट नसीम भाई, अभी नसीम खान अभी नहीं, अभी केवल ओपी सिंह की आवाज, केवल ओपी सिंह की आवाज। तो बोलिएगा, चुप रहिए। ओपी सिंह जी आप कहिए जी। हम एक चीज पर जम्मू कश्मीर के बाद, जम्मू कश्मीर का जो चुनाव हुआ है उसने भारत को नहीं पूरे दुनिया को संदेश दिया है। किसको दिया है? पूरे दुनिया को। एक तरफ जम्मू कश्मीर में 370 हटाने वाले लोकतंत्र को स्थापित करने वाले थे और एक तरफ 370 को पुनः लाने की घोषणा करने वाले थे, जिनके साथ कांग्रेस खड़ी थी, दूसरा कोई नहीं खड़ा था। और एलानिया उन्होंने कहा, आज उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं उनके बयान सुनिए। उन्होंने कहा मेरी सरकार बनते ही हम 370 को फिर से जिंदा करेंगे। अब कांग्रेस उनके साथ जाएगी जिंदा करने। और जब इनका जो है भारत जोड़ो यात्रा चला तो 2014 के बाद पहली बार कांग्रेस गई थी वहां, जो कश्मीर में जाकर के झंडा फहरा करके सभा किया था। ये हमारी देन है, लोकतंत्र को कायम करना, 370 को वहां से हटाना और भारत के हिस्से से जोड़ना। और दूसरी बात, 70% तक वोट पड़ा, ये है लोकतंत्र की स्थापना। किन्हीं बूथों पर 69-70 पड़ा। दूसरा एक और बता दूं कांग्रेस का, आज कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर साहब ने एक बयान दिया है, कहा कि ये जो चुनाव आयोग है यह आयोग संदिग्ध है। हिमाचल में हमारी जीत होते होते रह गई, इसमें कहीं न कहीं चुनाव आयोग का जो है हाथ। अगर ये हिमाचल में जीतते हैं तब चुनाव आयोग इनके ठीक है, ये तमिलनाडु में जीतते हैं तो इनके लिए सही है, ये कर्नाटक में जीतते हैं तो इनके लिए। कितनी बेशर्मी की बात है लोकतंत्र के इस देश में कि जहां आप जीतते हो, जहां विपक्षी पार्टियां जीतती हैं, जहां लोकसभा के चुनाव में आपका गठबंधन हावी रहा तो वहां चुनाव आयोग ठीक था।